चलो नेक्स्ट वाला मैंने क्या बताया, जहां ये ट्रिक फेल हो जाती है वहां अपन को जीनोटाइप बनाना है, लेकिन अपन को ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये कहाँ फेल हो रही है, कहाँ फेल हो रही है वो यहाँ पता चलेगा। कहाँ फेल होती है, इसके लिए पहला ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले ये देखो कि सारी जनरेशन्स में अफेक्टेड इंडिविजुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 डोमिनेंट है, लिख दूं डोमिनेंट, चलो डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, इसका तो सही पता चल गया अपन को, ठीक है। अब आती है अपनी ट्रिक कि ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड के लिए पैटर्न है, ठीक है, तो देखते हैं है कि नहीं है। फादर से आ रहा है डॉटर्स में, सेक्स लिंक्ड होना चाहिए। अब सेक्स लिंक्ड पूरे चार्ट में फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर फॉलो हो गया, पूरे चार्ट में फॉलो होना चाहिए, जैसे उसमें हो रहा था। उसमें हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था। अब इसमें होना चाहिए कि अगर फादर से ये डॉटर में आया है तो डॉटर से ग्रैंड सन में जाना चाहिए। यहां क्या हो रहा है, ये डॉटर से लड़का लड़की दोनों में जा रहा है, यहां ये डॉटर से लड़का लड़की दोनों में जा रहा है, तो क्या ऊपर वाला हो गया डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, नीचे वाला हो गया डोमिनेंट ऑटोसोमल। दो तरह का इनहेरिटेंस एक ही प्रोजेनी में होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अपन को अब जीनोटाइप निकालना पड़ेगा। अब जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, फीमेल होती है XX टाइप की, मेल होता है XY टाइप का। पहले लिखो यहाँ पे फीमेल, मैं पेन चेंज करके बताती हूँ। फीमेल हो गई XX टाइप की, मेल हो गया XY टाइप का। फीमेल नॉर्मल है, कुछ नहीं लिखेंगे। मेल नॉर्मल है क्या, मेल नॉर्मल है क्या, फीमेल नॉर्मल है क्या, मेल नॉर्मल है इसमें, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेल यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, तो अपन इसको कैसे क्रोमोसोम्स में, जीनोटाइप्स में कैसे इसको डिनोट करेंगे। जीनोटाइप में बेटा, जीनोटाइप ड्रॉ करने के लिए पहले ये आना चाहिए कि ड्रॉ करा कैसे जाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव को लिखना आना चाहिए अपन को। तो मुझे ये बताओ कि ये दो तरीके से लिख सकते हैं इसमें, दो तरीके से कैसे, या तो इसमें लिख दें अपन कि ये अफेक्टेड जिसको है इसको मैं D से लिख रही हूं, या तो इसके एक ही X क्रोमोसोम पे अफेक्टेड है, या फिर दोनों पर है, X D है Y D है, दोनों हो सकते हैं इसके। अब तो अपन को बनाना है इसका पैटर्न, तो अपन कैसे भी बनाएंगे, अपनी सहूलियत से बनाएंगे। अपन को रिजेक्शन फॉर्मूला भी आना चाहिए, रिजेक्शन फॉर्मूला से ही श्योरिटी आती है, ठीक है। तो अब बात होता है कि यहाँ फीमेल है, ये मेल है। अब होता है ये है कि इससे तीनों के तीनों डॉटर जो है वो अफेक्टेड बन रही है। अब तीनों डॉटर अफेक्टेड बन रही है, इसका मतलब पक्के से यही वाला केस होगा। बताऊं कैसे, कि अगर मैं बताती हूँ, रुको, इस हमेशा मेल से हमेशा एक ही X आता है। चलो, तो नॉर्मल वाला X इससे आया और मेल से आया ये वाला, समझ में आया कि नहीं आया। नॉर्मल वाले से आया एक X, फीमेल बनानी है तो इससे X ही आएगा, Y नहीं आएगा। Y आता ही वो डॉटर नहीं बॉय बन जाएगा। अब इसका बॉय बनाना है मुझे, बॉय है एकदम नॉर्मल, बॉय है एकदम नॉर्मल, तो क्या ये बताओ मुझे एकदम नॉर्मल इससे हो पाएगा, इससे हो पाएगा। इस फीमेल से तो X आया, लेकिन अगर मैं ये वाला रखती हूं, ये वाला रखती हूं, तो इससे होता है ये, क्या ये पैटर्न आते ही ये वाला नॉर्मल हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये वाला यहीं पे, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला जीनोटाइप इस पे लगेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया इसका जीनोटाइप, हो गया। अब अपन आगे आते हैं कि इन दोनों के फ्यूज होने से, इन दोनों के फ्यूज होने से अगर ये दोनों डोमिनेंट फेज में बन रहे हैं, दोनों डोमिनेंट फेज में बनने का मतलब क्या है, दोनों डोमिनेंट फेज में बनने का मतलब क्या है, दोनों के डोमिनेंट फेज का मतलब ये है कि यहां पे ये वाला आना चाहिए, ये X इससे करना चाहिए, और ये वाला, और इधर ये वाला X DY से आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा। और ये वाला तो केवल X है,
ये तो वाला तो केवल XY से है और ये वाला XDY से आएगा। ये कैसे आएगा? ये यहाँ पे डोमिनेंट फेज में होगी तभी तो आएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? XD और XY मिलेगा, ये XY मिल रहा है यहाँ पे। देखो मैं वापस आपको समझाती हूं कि नॉर्मल वाला XY बनेगा, ठीक है, और इधर से अगर ये अफेक्टेड डॉटर बन रही है तो इसका XD वाला उठ के आएगा और इसका नॉर्मल X उठ के आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अफेक्टेड मेल बन रहा है तो इसका अफेक्टेड मेल उठ के आएगा यहाँ पे, ठीक है, अफेक्टेड मेल उठ के आएगा। इसी से तो पता चलता है जो ये आउटसाइडर है ये इसकी प्रोजेनी ना होके, अभी जो मैंने ये मेथड बताया था वो इसके ना होके ये तो आउटसाइडर है। इसी से पता चल रहा है कि इसका Y जो है, इसके होने से पता चल रहा है कि इसका Y जो है वो YD में ना होके केवल नॉर्मल Y वाला होगा। चलो आया समझ में? अब ये चीज समझ में आ रही है आपको कि ये अपन X लिंक्ड कौन सा है, X लिंक्ड रिसेसिव है कि X लिंक्ड डोमिनेंट है कि कौन सा है? हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी तरीके से ये देखो, यहां पे XY होगा, चलो होगा, तो ये यहां पे XY नॉर्मल मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, तो कैसे होगा इसका बताओ? कि यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रही है उसमें Y तो आएगा यहाँ से मेल से और ये नॉर्मल X उठ के आएगा क्योंकि इसको नॉर्मल शो करना है, लेकिन यहाँ पे आएगा XDY क्योंकि ये अफेक्टेड शो करना है अपन को। हाँ सही बोल रही हूँ? चलो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये है नॉर्मल फीमेल। ये नॉर्मल फीमेल कहाँ से आएगी? X से आएगी। और दूसरा है अफेक्टेड फीमेल, ये अफेक्टेड फीमेल आएगी XD से। अब कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो आप? अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये ऑटोसोमल है कि ये सेक्स लिंक्ड है? ये सेक्स लिंक्ड है। कैसे? यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न फॉलो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फीमेल है, यहाँ की जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, यहां जो इसमें आ रही है, समझ रहे हो आप? ये जो फीमेल से इसमें आ रहा है, ये बॉय में आ रहा है, ये केवल अफेक्ट हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो जीनोटाइप से पता चल रहा है ये सेक्स लिंक्ड है। ये एक्स लिंक्ड है, वो भी डोमिनेंट फेज में है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट अपना दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ, फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड जनरेशन है, सेकंड में है, थर्ड में है, क्या मैं इसको डोमिनेंट लिख दूं? क्या मैं इसको डोमिनेंट लिख दूं? लिख दूं? नहीं। एक बार आप जीनोटाइप स्टडी करो पहले इसको। जीनोटाइप स्टडी करने के बाद में अगर लगता है अपन को कि ये डोमिनेंट तरीके से आ रहा है, जैसे इस वाले में क्या हो रहा था कि यहाँ पे डोमिनेंट फेज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वही ज्यादा अफेक्ट दिखा रहा था। जैसे इसमें ये डोमिनेंट था तो अफेक्ट दिखा रहा है, इसी तरीके से इसमें डोमिनेंट था लेकिन इसमें नहीं था तो वो नहीं दिखाया उसने, तो इसलिए अपन ने डोमिनेंट बोल दिया इसको। ठीक है, तो बात यह है कि पहले इसको डोमिनेंट रिसेसिव मत लिखो। डोमिनेंट रिसेसिव लिखने के लिए पहले अपन को जीनोटाइप बनाने पड़ेंगे। वो अब बेटा मैम आप बोलोगे कि मैम ने पहले तो बोल दिया कि आप ट्रिक से कर लिया करो, फिर बाद में बोल रही है कि नहीं जीनोटाइप बनाओ। ट्रिक बेटा ऐसा होता है कि पेडिग्री एनालिसिस ना 80% ट्रिक से हो जाता है, लेकिन मैं इस एक सेशन में ही आपको 4-5 तरह की पेडिग्री करवाना चाहती हूँ, तो मैं उलझाने वाले भी करूँगी क्योंकि नीट का एग्जाम है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो उलझाने वाला होता है। तब आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि ये उलझ रही हूँ मैं, तो मेरे को ये जीनोटाइप बनाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपन जीनोटाइप बनाते हैं। जीनोटाइप कैसे बनेगा? इसमें ये नॉर्मल है,
ये नॉर्मल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, तो फीमेल को अपन ऐसे बोलते हैं, और ये नॉर्मल है, नॉर्मल को XY। चलो ठीक है, अब अपन को ये पता करना चाहिए कि ये रिसेसिव है या फिर ये डोमिनेंट है। रिसेसिव अगर होगी फीमेल, तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर शो करती है। मतलब अगर ये रिसेसिव हुआ तो ये दोनों ही क्रोमोसोम्स पर दिखना चाहिए, तभी जाके ये होमोजाइगस कंडीशन होगा, तभी ये जाके आगे वाली जनरेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर रिसेसिव हुआ तो इसको RR लिख दो, और अगर ये डोमिनेंट हुआ, मतलब डोमिनेंट फेज में होता है अगर ये, तो ये एक में ही पता चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि नहीं। मतलब कि डोमिनेंट तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को अफेक्ट करता है और होमोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को अफेक्ट करता है। तो XDX ये डोमिनेंट होगा, तो ये मतलब ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा, डोमिनेंट होगा तो अगली प्रोजेनी में दिखेगा, और अगर रिसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही आगे वाली प्रोजेनी में दिखने वाला है वो। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक मिनट, हाँ, अब स्टार्ट ये होता है कि प्रोजेनी बनाओ, कैसे बनेगी प्रोजेनी, कैसे बनेगी। अब अगर ये बोल रहा है ये फीमेल से ये आ रहा है सीधा मेल में, पहले सिंपल मतलब नॉर्मल गर्ल बन रही है, तो नॉर्मल गर्ल कैसे बनेगी। नॉर्मल गर्ल बनाने के लिए चाहिए कि दोनों XX सिंपल वाले हो, ये चाहिए दोनों XX सिंपल वाले, हाँ कि ना, चाहिए ना, दोनों XX सिंपल वाले हो। ये तो सिंपल वाले भी हो सकते हैं या फिर कैरियर वाले भी हो सकते हैं। कैरियर में क्या होता है, अगर रिसेसिव फॉर्म में है, होमोजाइगस फॉर्म में है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे हीमोफीलिया ही ले लो या फिर एल्बिनिज्म ही ले लो, कि फीमेल क्या होती है, फीमेल कैरियर जरूर होती है लेकिन वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती। तो नॉर्मल से एक बार डिनोट मत करो, अपन आते हैं इससे। अफेक्टेड कैसे होगा, अगर मेल अफेक्ट हो रहा है इसका मतलब यहां से एक X क्रोमोसोम अफेक्टेड आएगा, वहां से Y आएगा, ये Y आया और यहाँ पे X क्रोमोसोम एक अफेक्टेड आ गया। चलो ठीक है, और इधर वाले में क्या बनाऊं मैं, बताओ क्या बनाऊं इधर वाले में मैं। इधर वाले में भी अगर मैं ये वाला लेती हूं XR और X, तो देखो इस वाली कंडीशन में तो ये अफेक्टेड हो गया, लेकिन क्या इस वाली कंडीशन में ये अफेक्टेड हुआ, नहीं, लेकिन ये कैरियर जरूर हो सकता है। इसको कैरियर लिख देते हैं अपन, ये कैरियर जरूर हो सकता है। आई बात समझ में। चलो इसी तरीके से ये वाला है, इसी तरीके से ये वाला भी कैरियर हो सकता है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट वाला है वो ये होगा, Y आएगा इसमें और फीमेल से X क्रोमोसोम आएगा। आई बात समझ में। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मैम आपने तो ये वाला ले लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। अब मैं अगर ये वाला लेती हूँ, समझना, ये वाला लेती हूँ तो ये वाले Y के साथ ये वाले X का है, ठीक है, ये वाले X में से कोई भी X कर सकता है, चलो ये वाला कर लिया, लेकिन रिमेनिंग जो X होगा क्या वो कैरियर होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से इसको नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। आई बात समझ में। चलो अब होता यह है कि ये वापस रिसेसिव फॉर्म में है, रिसेसिव फॉर्म में क्या होता है, रिसेसिव फॉर्म में दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तभी जाके शो करता है। तो ये जो फॉर्म है दोनों होमोजाइगस में है, दोनों होमोजाइगस में होंगे तो ही लेंगे। तो इसको अपन ने ले लिया यहाँ पे। अब इससे जो प्रोजेनी बन रही है वो क्या होगी, वो यहाँ पे ये होगी। अब ये बताओ कि ये डोमिनेंट हुआ कि रिसेसिव हुआ। ऑब्वियसली ये रिसेसिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ही है जो आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। चलो ठीक है,
ये होता है अपना पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस में बेटा बहुत सारे शीट में भी क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चंस मेरे भी बच रहे हैं, मुझे भी डिस्कस करने हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा आज इतना बर्डन ना करके थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने का टाइम दिया जाए। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही पढ़ेंगे अपन, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जंप करते हैं। बट मेरे पास अभी 5 से 7 क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं मुझे, जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन आज ही पूरे में पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा दूंगी तो वो सही नहीं होगा, आपको लगेगा आज ही पढ़ा दिया और आज ही खत्म कर दिया, नहीं, अभी थोड़ा आपको भी टाइम चाहिए। आप ये लेक्चर देखोगे, उसके बाद में आपको काम दे रही हूँ, उसके बाद में आप शीट के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं पेडिग्री एनालिसिस छांटने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा चार्ट बना हुआ होगा, अपने आप पता चल जाएगा, उसको करने की कोशिश करना विद दिस ट्रिक। ये ट्रिक फॉलो नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, जहाँ अगर 3 जनरेशन्स नहीं होगी, जहाँ पे बीच में एक ऑल्टरेशन नहीं होगा, वहाँ पे जीनोटाइप बनाना, जीनोटाइप से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने ये चीज थी डिवाइसेस विच वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द ह्यूमन जेनेटिक्स स्टडीज, ठीक है। तो पहला उसमें था पेडिग्री एनालिसिस, दूसरा क्या था स्टैटिस्टिकली एनालिसिस जो अपने सिलेबस में नहीं है, तीसरा है ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप कैसे हो रहा है? ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है? ह्यूमन कैरियोटाइप होता है जैसे अपनी बॉडी, ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को उनके लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करके उनकी स्टडी करना, वो आता है ह्यूमन कैरियोटाइप के अंदर। अब लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर को ऊपर नीचे क्रोमेटिड्स होते हैं जिनको क्रोमोसोमल आर्म्स बोलते हैं। उन आर्म्स की लेंथ के अकॉर्डिंग उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के उनकी स्टडी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैरियोटाइप। अब ये उसके हिसाब से मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक हो सकता है। 3 तरह के सेंट्रिक, मतलब किसी में दोनों छोटे होते हैं, किसी में ऊपर वाला छोटा होता है, किसी में नीचे वाला छोटा होता है। इस बेसिस पे होता है सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बस अभी सिर्फ नाम बता देती हूँ मैं कि ह्यूमन कैरियोटाइप में होता क्या है, ठीक है। और ह्यूमन कैरियोटाइप में इसको अरेंज करके फिर ये देखा जाता है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कौन से क्रॉसिंग ओवर से, कौन से लिंकेज से इनहेरिट हो रहा है। जैसे पेडिग्री एनालिसिस में अफेक्टेड इंडिविजुअल से देखते हैं, वैसे कैरियोटाइप में कैसे देखते हैं? कैरियोटाइप में सेंट्रोमियर, आर्म्स, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर्स, इन सब का एक साथ में स्टडी करके आगे किसी एक कैरेक्टर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है उसके आगे जितने भी प्रोजेनीज बनने वाली है उसका पहले से ही डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है, ठीक। अब अपना नेक्स्ट जो आता है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये इसमें सिर्फ 3 लाइनें दी हुई है इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं कुछ। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन फ्रीक्वेंस इन वन पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मतलब किसी एक पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। अब इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे जीन पूल, जीन लोड, तीसरी क्या टर्म है? जीन फ्लो, एंड चौथी है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन पूल, टोटल सम ऑफ टोटल जीन्स which is present and reproductive zygote, reproductive population, समझ रहे हो? पूरे जो रिप्रोडक्टिव जो है
रिप्रोडक्टिव गैमेट जो बन रहे हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर, जिस उसके अंदर मिलने वाले टोटल जीन्स जो होते हैं उनको बोलते हैं जीन पूल। पूल मतलब तालाब, तालाब मतलब किसका तालाब? जीन्स का तालाब। कहाँ होगा? पॉपुलेशन में होगा। तो सम ऑफ टोटल जीन्स विच इज प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव गैमेट्स इन अ पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड जीन पूल। सेकेंड वन इज जीन लोड। जीन लोड क्या होता है? जो अनडिजायरेबल जीन्स है, जो heterozygous form of allele which is present in a gene in a population in the form of undesirable genes, that is called gene load। लोड हुआ ना, लोड मतलब प्रेशर आना। प्रेशर किस चीज का आना? अगर देखो डिजायरेबल चीजें होती रहेगी तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन अनडिजायरेबल जीनोटाइप आगे बढ़ रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है, तो लोड बढ़ेगा। ये होता है जीन लोड। तीसरा होता है जीन फ्लो, माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन। माइग्रेशन ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जा रहा है एक ही पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो बाय द क्रॉसिंग ओवर, मतलब बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चौथा है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी लाइक पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एलील ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। क्या बोला मैंने? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एलील टाइप जीन इन अ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। एक ही तरीके की जीन बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में आना एक ही पॉपुलेशन के अंदर, वो होता है जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आता है आपके मॉड्यूल के अंदर एक एमएन ब्लड ग्रुप वाला पॉपुलेशन वाला बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक न्यूमेरिकल मेंशन किया हुआ है, जिसमें टोटल दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है, उस हिसाब से मैंने ये वहाँ वो मेंशन नहीं किया। देखो बेटा, मुझे लगता है ना कि ये बच्चा खुद अपने एफर्ट से कर सकता है, मैं उसको ये बोल दूंगी कि आप खुद कर लेना। मुझे लगता है कि नहीं, बच्चा अकेले नहीं कर सकता, उसको मेरी ज़रूरत है, मेरे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो मैं पक्का यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो मुझे लगता है इसके बाद में एक न्यूमेरिकल वो आप कर लोगे, इट मीन्स आप कर लोगे और वो करके दिखाओगे मुझे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है हार्डी-विनबर्ग थ्योरी। ये जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन लोड और जीन फ्लो, ये चारों की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। आप वो कर रहे हो ना साथ में? मैंने बोला था एनसीईआरटी लेके बैठो, मैंने बोला था मॉड्यूल लेके बैठो, मैंने समझा दिया, तो कोई बेटा वो टाइम टेकिंग हो जाता है लिखना, फिर आपका उतारना। मुझे पता है कि आप वो वाला नोट्स नहीं लिखते हो जो एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठ के होना चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट जो मैम बताती है वो लिखते हो ना, बस वो ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और तो सब कुछ आपके मॉड्यूल में मेंशन है, आपको वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हार्डी-विनबर्ग थ्योरी क्या बोलती है? हार्डी-विनबर्ग थ्योरी ना एक तरह का इक्विलिब्रियम सेटल करती है। किसके बीच में? मैं बताती हूँ। एक तरह का इक्विलिब्रियम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, और किसके साथ में है? फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या बोला मैंने? मैं बोल रही हूं कि हार्डी-विनबर्ग थ्योरी है ना, वो जीन फ्रीक्वेंसी पे दी गई है। इसमें एक तरह का इक्विलिब्रियम सेटल किया जाता है। कैसे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन दैट इज इक्विलिब्राइड विथ फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये क्या है? कुछ नहीं है खास, हार्डी-विनबर्ग थ्योरी के ऊपर आता है अपना न्यूमेरिकल। ये इसलिए है कि बच्चे बोल दे मैडम बहुत स्किप करे जा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? मैडम को पता है क्या एग्जाम में आता है, लेकिन ये बस एक तरह का इक्विलिब्रियम सेटल किसके ऊपर होता है, इसलिए मैंने बता दिया। बेसिकली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो मैं बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ आती है कि हार्डी-विनबर्ग थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल होती है। हार्डी-विनबर्ग थ्योरी वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ माइग्रेशन, म्यूटेशन
और सेग्रीगेशन, ये तीनों चीज़ें नहीं होती है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पे हार्डी-विनबर्ग थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में। इन्होंने जो लॉ दिया था वो लॉ था p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। याद करो अपन पाइथागोरस वो सब मैथ्स में मैट्रिक्स में पढ़ते थे, 1 प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस वही है ये। और यहाँ पे है p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, ये है हार्डी-विनबर्ग थ्योरी, ऐसे डिनोट की जाती है। ये दो तरह के लॉ दिए हुए हैं, इनको मेंशन कर लो। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन के लिए ये मिटाना पड़ेगा मुझे। In a random population, frequency of recessive phenotype is 0.09. What is the frequency of heterozygous genotype? लिखने का मतलब ये है कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आए, क्योंकि पेपर में हमेशा लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन। अपन को ये फॉर्मूला याद होता है, ये याद होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वैल्यू कैसे रखें। वैल्यू रखने के लिए मैंने ये बता रही हूँ। इसमें जो ये P वाला सीन है ना, ये P ये होता है अपना होमोजाइगस, जिसको प्रेजेंट करते हैं ना अपन ए को अपन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर को यहाँ पे p स्क्वायर लिखा है। फिर आता है 2pq, 2pq होता है हिटेरोजाइगस, ए ये वाला होता है जीनोटाइप में। और q स्क्वायर होता है अपना रिसेसिव, ए या फिर ए स्क्वायर। अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A random population frequency of recessive phenotype। रिसेसिव फिनोटाइप में कौन सा उठाऊं मैं, ये उठाऊं? ऑब्वियसली ये उठाऊं, तो मतलब Q स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, Q स्क्वायर। अब ये पूछोगे कि Q स्क्वायर लिखें या Q लिखें, अपन को क्या पता, Q भी तो है यहाँ पे, नहीं वो फिनोटाइप बोल रहा है रैंडम। अगर ये इंडिविजुअल बोलता ना, इंडिविजुअल रिसेसिव इंडिविजुअल, तो अपन Q लिखते हैं यहाँ पे पूरा फिनोटाइप बोल रहा है, इसलिए Q स्क्वायर लिखेंगे अपन। Q स्क्वायर अगर ये है तो Q क्या हो जाएगा, 0.3 हो गया। बहुत सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है। अब अपन जानते हैं हिटेरोजाइगस जीनोटाइप निकालना है अपन को, तो हिटेरोजाइगस जीनोटाइप क्या था अपना, ये था, और इसको इस फॉर्मूले में क्या बोलते हैं, 2pq, ये लिखते हैं अपन इस फॉर्मूले में हिटेरोजाइगस फिनोटाइप, ठीक। q अपने पास है तो p कैसे निकालेंगे, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, तो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस q, तो 1 माइनस 0.3, यहाँ पे आ गया p की वैल्यू 0.7 आ गई, p आ गया, q आ गया, तो क्या निकालना है अपन को, 2pq, 2pq यहाँ पे आ गया 0.42 या फिर 42%। आई बात समझ में, बहुत इजी है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बस लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज में p स्क्वायर क्या है। p स्क्वायर होता है होमोजाइगस रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप इन इंडिविजुअल। q स्क्वायर है रिसेसिव है, और जो अपना है हिटेरोजाइगस जीनोटाइप, जिसको ए बोलते हैं, ए डोमिनेंट और ए स्मॉल रिसेसिव, इसको 2pq बोलते हैं अपन इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, 4 फैक्टर है। म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन, and fourth one is random drift।
म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया था। म्यूटेशन होता है किसी एकदम से सडनली किसी के जीनोटाइप में चेंज हो जाना, म्यूटेशन आ जाना, मतलब किसी के जीनोटाइप में एकदम से चेंज आके फिर आगे वो इनहेरिट होते रहना। सबसे बड़ी कंडीशन म्यूटेशन के साथ लागू होती है कि ये सडन अपीयरेंस होता है, सडन अपीयरेंस होने के बाद वो ऑफस्प्रिंग में आगे इनहेरिट होता जाता है, इसलिए इसको म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल कैसे बोल रही हूँ मैं कि अगर जैसे समझ लो मेरे में किसी तरह की म्यूटेशन आ गई तो मेरी जितनी भी आगे ऑफस्प्रिंग होगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उनमें सब में वो चीज़ एक डायरेक्शनल तरीके से आगे इनहेरिट होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलते हैं उसको डायरेक्शनल। दूसरा होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है किसी डिजायरेबल नेचुरली फिट क्रोमोसोम्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट होना। अब सिलेक्शन कौन करता है? नेचर है जो सेलेक्ट करता है किसी कैरेक्टर को। ठीक है, तो वो आगे भी वो आगे ही जाके इनहेरिट होता रहेगा। जैसे कि मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, बोल दिया, ठीक है, बिजनेसमैन है, तो उनके स्किल्स वो है जो एक बिजनेसमैन में होने चाहिए, वो वाले स्किल्स है उनके अंदर। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि उनकी जितनी भी आगे, उनमें वो स्किल्स कहाँ से आई है? उनमें वो स्किल्स आई है उनके फादर से, क्योंकि उनके फादर भी बिजनेसमैन थे और उनके फादर में भी वो चीज़ आई है आगे उनके से, क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट किया है उस प्रोफेशन को सेलेक्ट किया है और अपने आप को उस प्रोफेशन के लिए झोंक के अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया है। तो ये हुआ एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, अब तीसरा हुआ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक पॉपुलेशन से एक बड़ा जीन पूल उठ के दूसरे पॉपुलेशन में मूव कर जाए, समझ रहे हो? तो ये माइग्रेशन होता है। और चौथा होता है रैंडम ड्रिफ्ट। रैंडम ड्रिफ्ट होता है चेंज इन एलील्स ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर की वजह से एलील्स के अंदर चेंज आ जाना। एलील्स क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, मतलब अल्टीमेटली जीनोटाइप के अंदर चेंज आ जाना। किसकी वजह से चेंज आ जाना? सैम्पलिंग एरर की वजह से आ जाना। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आपके शीट में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको इसका फॉर्मूला। ये होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एन। एन होता है, एक मिनट पे नंबर ये होता है नंबर ऑफ जीन विच इज सैंपल्ड और पी क्यू का क्या हुआ? पी क्यू हुआ इनिशियल लेवल पे जो जीनोटाइप है उसको पी क्यू बोलते हैं। इनिशियल लेवल पर जो जीन फ्रीक्वेंसी है, इनिशियल जीन फ्रीक्वेंसी। ये रैंडम ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। एन इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ जीन विच इज सैंपल्ड। क्या बोला? सैम्पलिंग एरर की वजह से किसी जीनोटाइप में चेंज आ जाना, दैट इज कॉल्ड रैंडम ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे सैम्पलिंग की बात की गई है। अब होता यह है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे रैंडम ड्रिफ्ट कम होगा। और अगर पॉपुलेशन कम है तो वहां पे रैंडम ड्रिफ्ट ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रही हूं कि अगर नंबर ऑफ जीन विच इज सैंपल्ड, मतलब नंबर ऑफ जीन क्या होता है? एक तरह से पॉपुलेशन को ही डिनोट कर रहा है, वो ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रैंडम ड्रिफ्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैंपलिंग एरर कम होने के चांसेस होंगे अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है रैंडम ड्रिफ्ट का
फर्क पड़ना। अब रैंडम ड्रिफ्ट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, इसको अपन किसी तरह का अज्यूम नहीं कर सकते कि इस पॉपुलेशन में आई है तो नेक्स्ट वाली प्रोजेनी में आएगी ही, ये बिल्कुल नहीं बता सकते अपन। ठीक है, ये होता है रैंडम ड्रिफ्ट का। तो ये नॉन डायरेक्शनल है और ये तीनों म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड माइग्रेशन, दीज आर टाइप ऑफ डायरेक्शनल। ओके, अब मैं 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ लिख रही हूँ जो अपने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट रोज उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड भी बनते हैं, वो लिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। मतलब सिकल सेल एनीमिया के लिए दोनों पेरेंट्स जो है वो कैरियर है, तो कैरियर तब होंगे जब दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तभी कैरियर होता है, वरना अगर होमोजाइगस में हुआ तो वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि लीथल जीन होता है सिकल सेल एनीमिया, लीथल जीन का टाइप होता है। जैसे ही वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आता है उसकी डेथ हो जाती है। तो पता चल गया ये हेटेरोजाइगस में है, और इसको अपन डिनोट करते हैं हीमोग्लोबिन वाले में, HbA, HbS, HbA, HbS। S है जो हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, नॉर्मल को HbA से डिनोट किया है। ये है अपने फादर और ये है मदर। आगे बात समझ में, रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना जीनोटाइप का, कि इसने बोला कैरियर है मतलब हेटेरोजाइगस में होगा, होमोजाइगस में तो होता ही लीथल जीन अपने आप को डेथ कर देता है। ठीक है। अब दोनों के प्रोजेनी बनाओ। दोनों की प्रोजेनी कैसे बनानी बताई थी मैंने, फोर्क लाइन मेथड बताया था कि नहीं बताया? ऐसे चलो, ये दोनों की प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, अब क्या बनेगा? इधर बनेगा HbA, 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 HbS, HbA, HbS, HbS, HbS। ये क्या बोल रहा है? What are the chances of pregnancy resulting in an affected child? अफेक्टेड चाइल्ड किसको बोलेंगे अपन? होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस को अफेक्टेड अगर बोल दें, अगर जैसे ये प्रोजेनी अपनी बनी HbA, HbS दो तरीके की, अगर इसको अफेक्टेड बोल दे तो ये भी तो अफेक्टेड ही हुई। इसको करियर कैसे बोला अपन ने? नहीं, ये होगी करियर, ये होगी कैरियर, ये होगी एकदम नॉर्मल, लेकिन ये होगी अफेक्टेड। अफेक्टेड वही होगी जो आगे जाके मर जाएगी। तो ये 25% है कि नहीं है? 25 100 हो गए, ये 25% हो गई। इसमें अपन को परसेंटेज ही पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट आर द परसेंटेज। तो इसमें ये 25% है जो इसमें आ रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। A diploid organism is homozygous for 3 loci and heterozygous for 2 loci. How many types of gametes are produced? मैंने एक फोर्कलाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में चेकरबोर्ड मेथड एंड फोकलाइन मेथड बताया था। फोकलाइन मेथड के बाद में मैंने 2 की पावर n 3 की पावर n वाला आपको फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ एप्लीकेबल होगा। 2 की पावर n को डिनोट करते हैं अपन नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए, और n क्या होता है? n होता है वहाँ पे हेटेरोजाइगस गैमेट्स जो है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स है उनके नंबर। तो 2 की पावर n। अब यहाँ पे पता है आपको सिर्फ उलझाने के लिए होमोजाइगस की वैल्यू दे रखी है। होमोजाइगस यहाँ पे 3 दे रखा है,
3 दे रखा है और हेटेरोजाइगस यहाँ पे 2 दे रखा है, लेकिन होमोजाइगस यहाँ पे 3 क्या 15 भी दे देता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपन को 2 की पावर n में सिर्फ हेटेरोजाइगस से मतलब है, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस हो गया 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आंसर ये आ गया अपने पास में, आ गया, आगे कि नहीं आ गया, बस ये मतलब है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, चलो। अब एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि ये जो जीनोटाइप दे रखा है, ये जो अपन को क्या दे रखा है, ये अपन को, हाँ, ये जो जीनोटाइप है इससे कितने प्रकार के और कितने गेमिट्स बनेंगे, कितने प्रकार के और कितने गेमिट्स बनाने के लिए फोर्क लाइन मेथड यूज करते हैं। हमेशा याद रखना, जहां पे हेटेरोजाइगस हो जाता है ना, बस वहीं पे खेल बिगड़ता है। होमोजाइगस है, नहीं फर्क पड़ेगा, होमो हेटेरो होमो, तो ये बनाएगा 2 की पावर n के लिए यहाँ पे होगा 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। ये तो इजी हो गया अपने पास में कि 2 तरह के गेमिट्स बनेंगे। अब 2 तरह के गेमिट्स बनेंगे कैसे, फोर्क लाइन मेथड से। फोर्क लाइन मेथड में ना हमेशा याद रखना, जो होमोजाइगस होता है ना उसको 1 कर लो, पी का सिर्फ 1 ले आओ, फिर 2q है, चलो 2q ले आओ, फिर 2r है जो हेटेरोजाइगस है, लो 2r ले आओ, फिर 2s है, लो s ले आओ। तो ये बनेगा PQRS। ये 2 तरीके के गेमिट्स बन गए, और ये 2 गेमिट्स कैसे बने, 2 की पावर n। कुछ नहीं, होमोजाइगस को देखना ही नहीं है, सिर्फ हेटेरोजाइगस स्पीशीज को देखना है और n की पावर लगा 2 की पावर लगा देना है। ये होता है नंबर ऑफ गेमिट्स निकालने का फंडा। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अपना है, इनहेरिटेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज शोन इन द गिवन क्रॉस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है, और यहाँ पे इसने फ्लो चार्ट में डब्बे ना बना के, मतलब फीमेल मेल फिर अफेक्टेड को अपन क्रॉस से लाइन से दर्शाते हैं, वैसे ना दर्शा के पूरा एक जीनोटाइप में बता दिया इसने। एक बात बताना, एक्स वाई एक्स एक्स का काम हो रहा है, तो ये दोनों तो यहीं खत्म हो गए, ऑटोसोम्स तो यहीं खत्म हो गए ऑप्शंस में। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और एक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। आई बात समझ में, तो इनको यहीं पे क्रॉस कर दो। अब दो में से निकालना है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। डोमिनेंट का अपन फंडा क्या बताए थे, ट्रिक क्या बताई थी, कि अगर 3 जनरेशन होती है तो बीच में एक वाली स्किप हो जाती है तो वो रिसेसिव होती है, वरना वो डोमिनेंट होती है। 3 जनरेशन ये है नहीं, 1 2, तो अपना ट्रिक काम नहीं करेगा। अपना ट्रिक काम नहीं करेगा तो जीनोटाइप से निकालना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जीनोटाइप दे रखा है, अपन को बस समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अपन को समझना पड़ेगा, पहले ही स्टेप में पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है कि रिसेसिव हो रहा है। सेक्स लिंक्ड है ये तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ एक्स वाई की बात हो रही है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो फर्स्ट करियर वुमन से और नॉर्मल मेन से जो बन रहा है करियर डॉटर, इसमें अगर ये डोमिनेंट होता तो कैरियर डॉटर ना बन के सीधा क्या होता, यहाँ पे ये कैरियर ना होके डिजीज वाली डॉटर होती। जिस तरीके से डिजीज वाला सन यहाँ बन रहा है, डिजीज वाला सन बनने के लिए इसमें सिर्फ क्योंकि नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन की जरूरत यहाँ पे सिर्फ एक करियर वुमन से एक क्रोमोसोम्स आते ही ये डिजीज सन हो गया।
डिजीज सन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अपन कि कई कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें अगर फीमेल के अंदर अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होता है तो वो कैरियर होता है, अगर होमोजाइगस में होता है तो वो डिजीज्ड वाली फीमेल बन जाती है। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में वो अगर हेटेरोजाइगस में भी प्रेजेंट है तो भी वो डिजीज शो करेगी। तो अगर ये डोमिनेंट होता तो यहाँ पे ये वाली सी चीज होती तो डोमिनेंट होता तो ये यहाँ पे डोमिनेंट वाला डिजीज वाली गर्ल बनती यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो ये रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? रिकॉल करना एक बार जो मैम ने बताया था फंडा, जिससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये डोमिनेंट होती तो यहाँ से जो गर्ल बन रही है, पहली गर्ल जो यहाँ पे कैरियर डॉटर है, वो यहाँ पे डोमिनेंट होते ही वो यहाँ पे डिजीज्ड डॉटर हो जाती, जस्ट लाइक डिजीज सन। और सन के डिजीज्ड होने के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम सी काफ़ी है, वो मदर से आता है। ठीक है, ये होता है अपना पेडिग्री एनालिसिस खत्म। अब मैं आपसे 1 to 1 बात करती हूँ। 1 to 1 बात करने के लिए मेरे को ये है कि आज अपना जेनेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले सेशन में अपन पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इजी वे में पढ़ाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक्स ये मुझे पता है आपको हार्ड लगेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इजी वे में एक्सप्लेन की जाए, जैसे एक स्टूडेंट को समझ में आता है उसी तरीके से समझाया जाए। फिर भी आप मॉड्यूल के जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, मेरा ऐसा फंडा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेले ही अपने एफर्ट्स करती जाऊं, बच्चों के एफर्ट्स, क्योंकि आप सामने नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, किस बच्चे को कितनी जरूरत है एफर्ट्स की। आप एक बार खुद से एफर्ट्स डालो, मॉड्यूल में क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिंकेज किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये सब करो, न्यूमेरिकल पोर्शन करो, पेडिग्री एनालिसिस के करो, हार्डी-विनबर्ग थ्योरी के करो, हर क्वेश्चंस करो। नहीं समझ में आए कमेंट में डाल दो, मैम इस पेज पे इतने नंबर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आया, मैम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगी। बट मैम को सपना नहीं आ रहा ना कि यहाँ आपको कुछ ना क्या नहीं समझ में आ रहा, या तो फिर मैम को ये लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, या फिर आप वीडियोस देख ही नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से मैम को रिस्पॉन्स दो। अब तो 1 महीना हो गया मैम को पढ़ाते हुए, 1 महीना हो गया मैम को पढ़ाते हुए, एक कमेंट नहीं आया है, ना पॉजिटिव कमेंट आया है, ना नेगेटिव कमेंट आया है। तो मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि पॉजिटिव नहीं आया है तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव आया नहीं है तो मैं समझू कैसे? समझ रहे हो? तो मेरे तरफ से आज जेनेटिक्स कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।